या लास्ट में बता दीजिएगा या पहले बता दीजिए? चलो पहले बता देते हैं, तब तक और स्टूडेंट आ जाए भाई। पहला अपना पिथ बोल इलेक्ट्रोस्कोप, जो अपन ने कल पढ़ा था। तो देखो इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम में आता है अपने पास कि किसी भी मतलब कोई अपने पास ऑब्जेक्ट है उस पे चार्ज है या नहीं है, तो कौन सा है वो चीजें देखने की। तो चार्ज है या नहीं ये पता चलता है पिथ बोल इलेक्ट्रोस्कोप से। तो इसमें क्या करते हैं, देखो अपन, ये एक स्टैंड होता है अपने पास, और इसके रबड़ का जो स्टैंड है, तो ये नीचे रबर का स्टैंड लगा होता है, इसके ऊपर एक कॉपर वायर होता है, और ये एक है सिल्क थ्रेड, कोई भी धागा है जिससे एक बॉल बनती है, पिच बॉल। और ये बॉल है ना, इसको थोड़ी छोटी सी बॉल होती है, लेकिन इसको अपन थोड़ा बड़ा बड़ा ही देखते हैं। ये देखो, तो इसमें क्या होती है, पॉजिटिव भी होती है और नेगेटिव भी होती है, मतलब ये न्यूट्रल बॉल होती है। अब न्यूट्रल बॉल है तो यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, क्योंकि रबड़ का स्टैंड है, रबड़ के स्टैंड में इलेक्ट्रॉन आते नहीं, क्योंकि वो इंसुलेटर होता है। अब यहाँ पे देखो, तुम एक लेके आए रोड, ठीक है, रोड पे है पॉजिटिव चार्ज, तो सबसे पहले क्या करेगा ये, इसके अंदर पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। तो अगर अपन पास लेके आते हैं तो इंडक्शन इंडक्शन होता है इसमें, तो ये नेगेटिव को अपने पास इधर बुला लेगा और पॉजिटिव को दूर भेज देगा। और फिर क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट, क्योंकि इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, और ये धागे से बंधी हुई है, तो अगर ये धागे से बंधी हुई है तो ये मूव कर सकती है, तो ये क्या करेगी, इधर चली जाएगी। और दोनों अट्रैक्ट कर रहे हैं तो जाके क्या करेगी, ये चिपक जाएगी इसके। अब देखो चिपकने वाली कंडीशन में क्या होगा, इधर से जाके इसके चिपक जाएगी बोल के, अगर इस पे चार्ज है तो देखो पॉजिटिव चार्ज इस पे मान लिया, इसके जाके क्या हुआ, ये चिपक गई। अब इसके जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर थे, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हो जाएंगे, और ये इलेक्ट्रॉन देखो इधर ट्रांसफर हो गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई इसमें, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा। और इस पे ऑलरेडी जो अपन रोड लेके आए हैं, इस पे ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। तो अब क्या करेगा, ये रिपेल करेगा। तो बॉल क्या थी, इस बॉल इसके पास आके चिपकी पहले, और फिर इधर चली गई वापस, रिपेल किया। तो बॉल का जो मूवमेंट होता है वो ऐसा होता है, देखो ये मान लो अपनी पिच बॉल है, ये अपन लोहे की रोड लेके आए, तो सबसे पहले गई इसके पास चिपकी और फिर दूर चली गई। तो इससे अपन को पता चलता है कि किसी भी रोड पे या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पे चार्ज है या नहीं, क्योंकि इधर नेगेटिव होगा तो भी सेम होगा। अगर नेगेटिव होता है इस पे, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएंगे, और पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करके फिर वही बॉल का मूवमेंट ऐसे होता है। ये देखो किसी सिल्क थ्रेड से बंधी है, बॉल का मूवमेंट क्या होता है, अगर उस पर चार्ज है तो पहले जाके उसकी चिपकेगी फिर दूर भाग जाएगी, ये बॉल का मूवमेंट होता है। तो अपन अगर बॉल मूवमेंट कर रही है तो अपन को पता चलता है कि उस पर चार्ज है। अगर बॉल बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही तो उस पर चार्ज नहीं है। यह है पिच बॉल इलेक्ट्रोस्कोप जो कल पढ़ा था। अब जो समझ में आ गया ये, हाँ सर आ गया। अब देखो अपन को चार्ज पता लगाना है कि चार्ज है कौन सा, नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके लिए देखो इलेक्ट्रोस्कोप यूज करते हैं अपन गोल्ड लीफ। तो गोल्ड लीफ में क्या होता है, ये एक मेटल का जो उसका टॉप, ये एक मेटल का बना होता है उसका टॉप, और इससे एक वायर जुड़ा होता है, जो ये अपने पास है, इसको बोलते हैं केप या टॉप, जो भी मान लो। यहाँ पे एक रबड़ का कोक लगा होता है, और इसको अपन ग्लास में देख रखते हैं ताकि देख सके जो इसके अंदर हो रहा है। और इससे दो ये सोने की पत्तियां होती है जो आपस में चिपकी होती है पहले। अब इस पे कोई चार्ज दोगे तो इंडक्शन या कंडक्शन से किसी भी रोड को पास लाके या कुछ भी मतलब चार्ज इस पे दोगे, तो ये चार्ज यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों पत्तियों के पास बराबर बराबर चला जाएगा। तो ये दोनों पत्तियां क्या करेगी, रिपेल
ठीक है, रिपेल करेगी तो अपन को पता चल जाएगा कि इस पे चार्ज है या नहीं। अब अपन को देखो चार्ज पता करना है, ये तो था पहले न्यूट्रल और इसको अपन ने चार्ज किया, अब ये है चार्ज। तो अपन क्या करते हैं, ये कोई रोड लेके आए, अब मान लो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, अपन को पता लगाना है, अपन को नहीं पता इसमें कौन सा चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज है मान लो इस पे, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव को इधर अट्रैक्ट कर लेगा। इस पे देखो कुछ पार्ट तो नेगेटिव है, पॉजिटिव चार्ज क्यों है इसमें, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव ज्यादा है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो इसको इधर अट्रैक्ट कर लेगा। और जो पॉजिटिव चार्ज है, हेलो, हाँ हाँ बोलो, हाँ कुछ सही है। पूछना है कुछ? हाँ नहीं तो नहीं। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे देखो नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव हाँ चार्ज को क्या ये अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। अगर ये रिपेल करेगा तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर होगा ज्यादा, तो पहले देखो ये इतना फैला हुआ है तो ये क्या होगा, थोड़ा और ज्यादा फैल जाएगा। ठीक है, ये इतना फैल गया तो यहाँ पे अपन को पता चल गया है कि पॉजिटिव चार्ज है। इंडक्शन और अगर कंडक्शन से अपन देखें इसको, ये इस पे पॉजिटिव चार्ज है मान लो, तुम्हें देखना है कंडक्शन से, पॉजिटिव चार्ज होगा ऐसे, ये पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। अब तुमने इसको लाके एक रोड, माइक ऑफ कर लो तुम्हारा एक बार, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज इसके, पॉजिटिव चार्ज इस पे है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है थोड़े बहुत वो इस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, तो इस पे फिर पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। और सेम चीज होगी, पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ेगा तो यहाँ तक रिपेल कर रहा है, तो बाद में क्या, थोड़ी पत्तियां और फैल जाएगी। तो अपन को पता चल गया ना, इससे भी वही सेम चीज की है ना, ये पत्तियां और ज्यादा फैल गई तो इस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तो क्या होता है यहाँ पे, अब देखो नेगेटिव होता तो क्या होता, इसको अपन ने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है, तो अपन ने कंडक्शन से देखते हैं, इसको टच करा दिया, नेगेटिव 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 नेगेटिव, टच कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, जहां से नेगेटिव है ट्रांसफर होगा तो इधर पॉजिटिव में थोड़ी कमी होगी और पॉजिटिव में थोड़ी कमी होगी, तो जहां तक ये फैल रखा है वहां से थोड़ा चिपक जाएगा। देखो ऐसे फैल रखा है, नेगेटिव होगा तो थोड़ा चिपक जाएगा। आया समझ में ये? हाँ सर आ गया। ठीक है, तो देखते हैं कौन कौन आ गया अपनी क्लास में एक बार। चलो ट्यूशन कर लेते हैं फिर हम। कल अपन ने क्या पढ़ा था, कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या था कि जो फोर्स है अपना, हेलो, ओके, तो कल अपन ने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा था अपन ने कि जो फोर्स अपना Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाते हैं अपन तो क्या मिलता है अपन को, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये चीज है। तो देखो इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लो तुम्हारे पास दो पॉइंट चार्ज है, Q1 एंड Q2, तुम करोगे या क्वेश्चन मैं करूं? इजी से क्वेश्चन है ये, तो तुम कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, तुम्हारे पास Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, ठीक है, पॉइंट चार्ज है, तो इनके बीच में तुम्हारे पास लग रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस है R, तो जब इनके बीच में डिस्टेंस R है तो इनके बीच फोर्स लग रहा है F, है ना। फिर क्या हुआ कि अपन ने Q1 को कर दिया डबल,
और Q2 को कर दिया आधा, और डिस्टेंस को कर दिया डबल। तो इस पे जो फोर्स है, पहले मान लो 100 न्यूटन लग रहा था, तो अब कितना फोर्स लगेगा इस पे, बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? हेलो, एक बार और बताइए जरा। अपने पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2, और ये अपने पास देखो दो पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2। इनके बीच की दूरी कितनी है, R। और जब Q1 और Q2 है, इनके बीच की डिस्टेंस है R, तो इनके बीच में फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन। ये अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में बोला है कि Q1 को कर दिया 2Q1, Q2 को कर दिया आधा, यानी Q1 को तो कर दिया डबल, इसका जो अमाउंट है वो डबल कर दिया, इसका अमाउंट क्या कर दिया, आधा, और जो ये दूरी है ये डबल कर दी। मतलब जो कंडीशन है वो ऐसी है, ये हो गया डबल, ये हो गया Q2/2, और ये डिस्टेंस हो गई 2R। अब इस पे जितना फोर्स लगेगा वो तुम्हें बताना है, कर सकते हो? एक मिनट कर रहे। हाँ, समझ में आ गया ना क्वेश्चन? सर हाँ 50 न्यूटन। 50 मीटर। कैसे आएगा सर 50 वैसे? चेक करते हैं, देखो कैसे आएगा, कितना आएगा। हाँ क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्वेश्चन समझ में आ गया तो ठीक है, बस आंसर तो आ जाएगा। अपने पास दिया है F इक्वल टू क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R²। ये अपने पास कितना है, 100 न्यूटन। K Q1 Q2 अपॉन R², इसको ले लो इक्वेशन फर्स्ट। अब अपने पास दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन अपने पास, अपने क्या कर दिया, फोर्स को, अपने पास फोर्स लग रहा है, ये अपन को निकालना है। के रख लो, Q1 को क्या कर दिया 2Q1, Q2 को कितना कर दिया Q2/2 अपॉन R²। कितनी है, R की जगह कितना कर दिया 2R, 2R का हाँ सर स्क्वायर। आ गया। देखो तो एक बार, अब देखो कितना आएगा, K Q1 Q2 अपॉन 4R², और K Q1 Q2 अपॉन R² की वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन। इसकी वैल्यू कितनी है, 100 न्यूटन, और ये हो जाएगा बाई 4। तो बाई 4 में कितना होगा, 25 न्यूटन। आपने क्या किया है, 2 का स्क्वायर नहीं किया। हाँ सर 25 ही आ रहा। अनीता, राइट आपने इसका, हाँ इसका स्क्वायर नहीं किया था। नहीं, अब राइट देखो सर, क्या राइट यही किया था। सही है, तो बोल दिया करो आंसर। ये देखो। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं, जो तुम्हें होमवर्क के लिए दिया था, लिख देता हूं मैं जल्दी से, देखना। 2 पॉइंट चार्जेस repel each other, repel each other with a force of 100 newton, with a force of 100 newton. One of the charge is increased by 10% and other is reduced and
अदर इज reduced by 10%. The new force, the new force of repulsion at the same distance of repulsion at the same distance would be, पहला है 100 न्यूटन, सेकंड है 99 न्यूटन, थर्ड अपने पास है 101 न्यूटन और डी अपने पास है 110 न्यूटन। अब बताओ आंसर। समझ में आया क्वेश्चन? 2 पॉइंट चार्ज है, मान लो 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और Q2 मान लो, डिस्टेंस कितनी है R। अब क्या किया, ये अपने पास पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में क्या किया, एक को इंक्रीज कर दिया, एक को रिड्यूस कर दिया। इंक्रीज का मतलब बढ़ा दिया, रिड्यूस का मतलब कम कर दिया। तो ये देखो Q1 को कर दिया 10% बढ़ा दिया, Q1 को प्लस 10%, और इसको Q2 को मान लो माइनस 10% कर दिया। तो इनको एक को 10% बढ़ा दिया, एक को 10% कम कर दिया। डिस्टेंस वही रखी, देखो डिस्टेंस सेम डिस्टेंस ये बोल रहा है यहाँ पे। तो सेम डिस्टेंस के लिए अपन को क्या निकालना है, फोर्स। यहाँ पे फोर्स मान लो, यहाँ पे इसने दिया है कि यहाँ पे फोर्स है 100 न्यूटन, तो यहाँ पे फोर्स कितना होगा। अब बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? हाँ सर। और अनिता तुम्हारे, हाँ सर। पवन तुम्हारे क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। नहीं सर। तो करो इसको समझ में। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझो, क्योंकि आंसर तो बाद में आएगा, पहले क्वेश्चन तो समझ में आना चाहिए। ये अपने पास एक चार्ज है Q1 मान लो, अपने पास दूसरा चार्ज है Q2 मान लो, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है R, ठीक है। तब इनके पास पहली कंडीशन में बोल रहा है कि इसमें फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, ये अपन को दे रखा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या किया कि Q1 को, जो अपना Q1 था ना, तो इसको कर दिया Q1 प्लस 10% ऑफ Q1, मतलब 10% इसको बढ़ा दिया। और Q2 था, तो Q2 का अमाउंट क्या किया, 10% घटा दिया, तो Q2 माइनस 10% ऑफ Q2 ये कर दिया। डिस्टेंस क्या रखी इसने, सेम रखी, जो पहले R मानी थी अपने वही डिस्टेंस है। तो इसके फोर्स में क्या चेंज होगा, पहले 100 न्यूटन था, अब कितना लगेगा। अब समझ में आ गया क्वेश्चन? हाँ। तो करो इसको, सोल्व करो। ये इसके ऑप्शन है 100, 99, 101, 110। कौन सा आंसर सही होगा जल्दी बताओ। 99। 99 प्रियांशी शर्मा। हंड्रेड। 100। और अनीता तुम्हारा आंसर आया? नहीं सर। क्वेश्चन समझ में आ गया क्या तुमको? हाँ सर। ठीक है, अब देखो क्या करना है। यहाँ पे है चार्ज Q1। अब Q1 को क्या किया अपन ने, 10% इंक्रीज किया। तो 10% इंक्रीज करने पे क्या होता है, देखो ये ये मान लो 100% है, ठीक है। और 10% इंक्रीज करोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा, Q1 110%, सही है।
10% इंक्रीज किया 100 को, यहाँ पे मान लो 100% है पूरा अमाउंट इसका, 100% मानते हैं अपन। तो अगर 10% इंक्रीज करते हैं तो क्या हो जाता है 110%। ठीक है, समझ में आया ये? Q2 Q2 भी अपने पास 100% है। अब Q2 को पहले 10% रिड्यूस किया, कम किया, तो ये कितना हो गया अपने पास Q2 90%। समझ में आया? Yes, sir. हाँ, अब देखो 100% को अपन क्या लिखते हैं, 100% को क्या लिखते हैं बाई 100। तो ये क्या आ गया अपने पास 1, तो इसको लिखो तुम 1। यहाँ पे 110% को 110% का बाई 100, तो यहाँ पे क्या आ गया 1.1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपना जो Q1 था बाद में कितना हो गया 1.1 Q1, इंक्रीज होके कितना हो गया 1.1 Q1। और जो अपना Q2 था, Q2 यहाँ पे मान लो 1, तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 90/100, मतलब 0.9। मतलब जो पहले Q2 चार्ज था उसका 0.9 बचा है अमाउंट, और पहले जो Q1 चार्ज था उसका 1.1 हो गया, ज्यादा बढ़ गया 10%, ये बढ़ गया और ये 10% कम हो गया। तो Q2 चार्ज कितना हो गया 0.9 Q2। ये चीज समझ में आई कि नहीं आई ये बताओ। Q1 1.1 Q1 कैसे हुआ और Q2 0.92 कैसे हुआ? आ गई। आगे ये चीज आने का। हाँ। हाँ, आ गई सर। अब देखो ये चीज समझ में आ गई तो बस आगे बस क्वेश्चन कुछ नहीं है, सेम चीज है। यहाँ पे F 100 न्यूटन है, F इक्वल टू क्या है K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R अपन ने क्या रखी है सेम, चेंज क्या हुआ है Q1 और Q2, तो ये है अपने पास 100 न्यूटन। दूसरा F डैश अपना जो दूसरी बार लगा है वो कितना है, जो अपन को निकालना है फाइंड आउट करना है, वो है अपने पास K 1.1 Q1 0.9 Q2, R कितनी है अपनी सेम। अब देखो इसको अपन ने किया K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और जो 1.1 और 0.99 को आपस में गुणा कर लो, 1.1 इंटू 0.9, ये है, इसकी वैल्यू कितनी है ये देखो 100 न्यूटन। तो गुणा कर दो 100 न्यूटन इंटू 1.1 इंटू 0.9, तो इसका आंसर कितना आएगा जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपन 99 न्यूटन। आया समझ में? Yes, sir. अब है ना जो अपना गूगल क्लासरूम है उस पे मैंने आज 4 क्वेश्चन अपलोड किए हैं कूलॉम्स लॉ पे, तो 4 क्वेश्चन कर लोगे तुम, नहीं भी करो तो एक बार ट्यूशन दे लेना, ट्यूशन समझ लेना, नहीं समझ में आया कल अपन यहीं पे कर लेंगे, ठीक है? उनको देखना जरूर पर एक बार देख, और ट्राई करना करने की, नहीं होते तो कोई बात नहीं कर लेंगे अपन, हो जाते तो बहुत अच्छी बात है। तो ये अपना हो गया कूलॉम्स लॉ। अब कूलॉम्स लॉ में अपन को एक चीज पढ़नी थी लास्ट में, परमिटिविटी। तो देखो माइक ऑफ कर लो अपना। हाँ, कूलॉम्स लॉ में अपने पास क्या है, F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये आया था ना। तो अपन ने बोला था कि यहाँ पे जो K है वो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये है K कांस्टेंट। जो प्रोपोर्शनलिटी की साइन को अपन ने हटाया था तो अपने पास ये कांस्टेंट आया था, और इसकी वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे क्या है, परमिटिविटी
ऑफ फ्री स्पेस या फिर एयर। फ्री स्पेस और एयर क्या होता है? फ्री स्पेस को हिंदी में बोलते हैं अपने निर्वात, और निर्वात और हवा में अपन इसकी मतलब एयर में सेम नहीं होती, लेकिन अपन सेम लेते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू। और अगर किसी मीडियम में अपन लेते हैं इसकी वैल्यू, जैसे वाटर में लिया तुमने या ऑयल में लिया, तो उसके लिए इसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, या फिर इसको एप्सिलॉन एम लिख सकते हो फॉर ए मीडियम। तो एप्सिलॉन एम क्या हुआ? एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस और एयर के लिए, एप्सिलॉन एम परमिटिविटी परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम। तो अब देखो, ये चीज अपने पास एक नई चीज आई है, एप्सिलॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो परमिटिविटी है ये। परमिटिविटी क्या है? तो परमिटिविटी को देखो ऐसे समझो, जैसे तुम्हारे पास दो चार्ज है, Q1 और Q2। अब इनके पास क्या, इनमें क्या है? एक बार तुम सपोज करो कि कभी जो तुमने टैंक से पानी निकाला है ना सबने, पानी के टैंक से पानी निकाला है, तो उसमें अपन को देखो बाल्टी लेके निकालते हैं, तो अगर पानी में अपन रस्सी को खींचते हैं तो वहां पे अपन को जोर कम लगाना पड़ता है, और अगर उसको हवा में खींचते हैं तो फिर जोर ज्यादा लगाना पड़ता है ना। लगाना पड़ता है या नहीं? बोलो तो सही भाई, ये चीज पता है? हेलो? यस सर, पता है। हाँ, तो अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो मीडियम अपने पास ये वाटर है, तो ये उसको कितना परमिट कर रहा है। परमिट का मतलब क्या हुआ? देखो इस वर्ड का मतलब क्या है परमिट? परमिट का मतलब है कि उसको कितनी परमिशन दे रहा है जाने की। तो ये वाटर है, इसको बाल्टी को जाने की परमिशन ज्यादा दे रहा है, और जो अपने पास हवा है तो वो बाल्टी के ऊपर जाने मतलब अपन खींचते हैं तो वो उसको परमिशन कम दे रही है, ये ज्यादा दे रहा है। तो यहाँ पे अपन को क्या हो रहा है? जोर कम लगाना पड़ रहा है, यहाँ पे ज्यादा लगाना पड़ रहा है। अब इसमें देखो अपने चार्ज में क्या होता है, ये मान लो फ्री स्पेस में है या एयर में, तो इसके बीच में जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण लगता है। ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, जो अपन कल परसों पढ़ लेंगे, ठीक है? तो इनके कारण फोर्स लग रहा है, तो क्या हुआ? ये मान लो फ्री स्पेस में है, इसके बीच में फोर्स लग रहा है, और एक मान लो इसको अपन ने रख दिया वाटर में, तो वाटर में रख दिया, मान लो ये Q1 ये Q2। तो अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर है ना, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कारण तो अपना फोर्स लग रहा है। वाटर इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कितना जाने दे रहा है एक तो, और एक जो फ्री स्पेस है अपना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कितना जाने दे रहा है, कितना परमिट कर रहा है, कितना उसको परमिशन दे रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी जा रही है वाटर से और कितनी जा रही है फ्री स्पेस से। तो वो चीज है कि कितना परमिट कर रहा है। तो जितना परमिट करेगा फोर्स उतना क्या करेगा, ज्यादा लगेगा। तो ये चीज है कि जो जितनी परमिटिविटी दे रहा है मीडियम, तो वो एप्सिलॉन क्या हुआ? अपनी परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी क्या हुई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है उसको कितना परमिट कर रहा है। ये समझ में आ गया? हाँ सर। नहीं समझ में आया हो तो बोल देना परमिटिविटी। तो देखो अब तुम्हें लगेगा कि इसका सिस्टम उल्टा लगेगा, क्यों? क्योंकि देखो परमिटिविटी अगर कम होगी तो के की वैल्यू कितनी होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि ये इसके डिवाइड हो रहा है। एप्सिलॉन एंटी प्रोपोर्शनल है इसके के, और के प्रोपोर्शनल होता है एफ के।
तो ये लगेगा तुम्हें उल्टा थोड़ा, क्योंकि देखो एप्सिलॉन की वैल्यू कम होगी, के की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा, के की वैल्यू ज्यादा होगी, एफ की वैल्यू कम, एफ की वैल्यू और ज्यादा होगी। मतलब कि जो अपना फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी कम होती है, तो के की वैल्यू क्या होगी फ्री स्पेस के लिए ज्यादा, और के की वैल्यू ज्यादा होगी तो फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। मतलब एफ प्रोपोर्शनल टू 1/एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू कम है फ्री स्पेस के लिए तो फोर्स ज्यादा लगेगा। मीडियम है जैसे वाटर है, तो वाटर के लिए क्या होगा, परमिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा, रादर देन जो अपना फ्री स्पेस है। ये चीज है। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं? नहीं समझ में आई हो तो भाई बोल देना, वापस बता दूंगा। आ गई। ठीक है, सर ये वो होती है अपनी परमिटिविटी, परमिटिविटी। सर हाँ परमिटिविटी एक बार दोबारा बताना, वो कॉल आ गया था किसी का। ओके। देखो परमिटिविटी होती क्या है, दो चार्ज अपने पास Q1 और Q2, ठीक है, इनके बीच क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, तो इनके कारण इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है। अब एक बार अपन ने रख दिया इसको एक मीडियम फ्री स्पेस में, सेकेंड टाइम किस में रखा अपन ने, Q1 Q2, इसको रख दिया वाटर में। तो परमिटिविटी का मतलब है, परमिटिविटी वर्ड देखो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इसको कितना परमिट कर रहा है, कितना उसको जाने दे रहा है। तो वाटर में उसको कितना जाने दे रहा है और फ्री स्पेस में उसको कितना जाने दे रहा है, वो है इस मीडियम की परमिटिविटी। आया समझ में? तो यस सर आ गया। हाँ, और ये सिस्टम थोड़ा उल्टा क्यों लगता है अपन को, कि देखो एफ प्रोपोर्शनल टू होता है के, और के होता है एंटी प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन के। तो यहां से अपन को क्या पता चला कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/एप्सिलॉन के। मतलब अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स लगेगा ज्यादा। तो देखो मान लो तुम्हारे पास है एयर या फ्री स्पेस, ठीक है, तो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस की परमिटिविटी, और एक है हमारे पास वाटर, तो वाटर की परमिटिविटी ज्यादा होती है। तो वाटर की परमिटिविटी ज्यादा होगी तो वाटर में फोर्स लगेगा कम, और ये परमिटिविटी है एयर की, तो एयर में फोर्स लगेगा ज्यादा, Q1 और Q2 के बीच, ये है परमिटिविटी। अब जो, अब अपन को क्या चीज देखनी है, यूनिट। ये जो के है इसकी यूनिट देख लो एक बार, के की यूनिट क्या होगी बताओ तुम, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। आर है डिस्टेंस, इसकी यूनिट क्या है, मीटर, और इसका स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और Q1 की गुलाम, Q2 की गुलाम। अब के की यूनिट क्या होगी, के की यूनिट के लिए तुम क्या करो, के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2। तो यहां से देखो एफ आर स्क्वायर न्यूटन, एफ की क्या न्यूटन, मीटर स्क्वायर अपॉन Q1 की गुलाम और Q2 की गुलाम, तो गुलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन गुलाम स्क्वायर। और के की वैल्यू कितनी होती है फ्री स्पेस के लिए, के की वैल्यू, क्योंकि फ्री स्पेस के लिए आते अपने पास, तो के की वैल्यू फ्री स्पेस के लिए फिक्स होती है, के इक्वल टू 1/4πε0। और के की वैल्यू आ गई अपने पास 9 × 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। और देखो यहाँ पे ये वैल्यू कैसे आई, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। क्योंकि यहां से तुम देखो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकाल लो,
परमिटिविटी की यूनिट, जैसे अपन ने इसकी यूनिट निकाली ना, तो परमिटिविटी की यूनिट क्या होगी? K इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 4 पाई की तो कोई यूनिट नहीं होती है, कांस्टेंट है। एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, एप्सिलॉन नॉट प्रोपोर्शनल टू 1/K। तो K की यूनिट की उल्टी होगी इसकी यूनिट। K की यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर अपॉन, पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। हाँ ठीक है। तो ये अपनी हो गई यूनिट। अब देखो अपन पढ़ेंगे आगे रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी अपने पास हो गई। अब रिलेटिव परमिटिविटी है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसका नाम तुमने सुना होगा, कभी नहीं सुना होगा तो भी कोई बात नहीं, अपन सुन लेंगे भी। रिलेटिव परमिटिविटी, इसको अपन क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब अपन ने देखा कि फ्री स्पेस की परमिटिविटी कितनी होती है? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब अपन एक कांस्टेंट वैल्यू और देखते हैं, वाटर की परमिटिविटी। तो वाटर की परमिटिविटी कितनी होती है? 7.12 इंटू 10⁻⁻12 है कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या है? किसी मीडियम की परमिटिविटी। वाटर क्या है अपने पास? एक माध्यम। तो किसी भी माध्यम मीडियम की परमिटिविटी है ये। और ये अपने पास मान लो एक, ये अपने पास किसकी परमिटिविटी है? फ्री स्पेस की या एयर की बोलते हैं जिसको। अब अपन क्या करते हैं कि जो परमिटिविटी इस मीडियम की है ना, जिस माध्यम की परमिटिविटी है, उसको अपन देखते हैं फ्री स्पेस या एयर की परमिटिविटी के साथ। तो इसको इसके साथ रिलेट करके देखो। तो रिलेटिव का मतलब क्या है? इसके साथ रिलेट करके देखो। तो तुम यहां से रिलेट करके देखोगे तो एप्सिलॉन ऑफ वाटर ये अपने पास कितना आएगा? 81 मल्टीप्लाई बाई एप्सिलॉन नॉट। कैसे पता चला कि एप्सिलॉन में एप्सिलॉन नॉट का जो अपन ने डिवाइड किया, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट अपने पास क्या आया? 81। मतलब जो वाटर की परमिटिविटी है वो 81 गुना ज्यादा है, जो अपने पास इसकी फ्री स्पेस की परमिटिविटी से 81 गुना ज्यादा है। ये आ गया समझ में? हेलो, आवाज आ हाँ रही है क्या? सर, आ गया आ गया आ गया। हाँ हाँ। तो देखो ये जो परमिटिविटी है 81 गुना ज्यादा है। वाटर की परमिटिविटी जो फ्री स्पेस की परमिटिविटी है उससे कितनी ज्यादा है? 81 गुना ज्यादा। अब ये 81 अपने पास क्या आ गया? जो 81 आया है ना अपने पास, कि दोनों की परमिटिविटी में क्या रिलेशन है, कि ये इससे 81 गुना ज्यादा है। तो इसी को अपन बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये याद रखना, रिलेटिव परमिटिविटी किसको बोलते हैं? कि दोनों मीडियम के बीच में जो रिलेशन है। तो देखो इसको अपन बोलेंगे, तो ये 81 एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया, एप्सिलॉन वाटर अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अपन एक जनरल फॉर्म में लिख देंगे। जनरल फॉर्म क्या होगी इसकी? इसकी जनरल फॉर्म होगी एप्सिलॉन कोई भी मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्री स्पेस, और जो मीडियम की परमिटिविटी है उसका डिवाइड कर दो। तो इसको बोल देंगे अपन एप्सिलॉन रिलेटिव, तो आर रिलेटिव परमिटिविटी। ये अपने पास हो गई रिलेटिव परमिटिविटी। आया समझ में? यस यस सर। सर।
यस सर। और देखो इसके आगे रिलेटिव परमिटिविटी जब समझ में आ गया तो इसके आगे देखेंगे अपन। कौन आया नया, गया क्या वापस? अब देखो अपन ने पढ़ा था, इसको अपन फोर्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। जैसे अपन को फोर्स दे दिया, कोई क्वेश्चन में दे दिया फोर्स, तो एक तो दे दिया अपन को फ्री स्पेस में फोर्स, फ्री स्पेस में लग रहा है मान लो 100 न्यूटन, और एक दे दिया वाटर में, वाटर में मान लो लग रहा है 98 न्यूटन, ऐसे मान लो अपन को दे दिया फोर्स। तो अपन को निकालनी है वहां से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पूछ लिया, तो अपन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैसे निकालेंगे, तो उसको एक बार फोर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो फोर्स क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। के की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां से देखो क्या पता चला कि F प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन। आगे समझ में यहां से, तो देखो एप्सिलॉन आर क्या होगा, मीडियम अपॉन एफ फ्री स्पेस एफ नोट। तो ये देखो क्या होगा, इधर लिख देता हूं मैं, एफ मीडियम अपॉन एफ फ्री स्पेस एफ नोट। फ्री स्पेस को अपन किससे लिखते हैं, एफ नोट से, और इसको फ्री स्पेस की परमिटिविटी को एप्सिलॉन नोट से। तो इसमें होगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन मीडियम का Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। चीजें सेम रहेगी, वही चेंज क्या होगी, परमिटिविटी। फ्री स्पेस में परमिटिविटी क्या हो जाएगी, एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरी चीज कट गई, बचा क्या, एप्सिलॉन अपॉन एम, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एफ मीडियम अपॉन एफ नॉट। सॉरी, ये है 1 अपॉन एप्सिलॉन एम अपॉन 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये बचेगा। तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन एम नीचे आ जाएगा। एफ मीडियम अपॉन एफ नॉट क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम। अब देखो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, ये हो गया 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहां से देखो एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, इसको उल्टा कर दो तो 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो एफ मीडियम अपॉन एफ नॉट क्या हुआ अपने पास, 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी फोर्स की फॉर्म में क्या हुई, एफ नॉट अपॉन एफ एम, क्योंकि ये इसके एंटी प्रोपोर्शनल है। ये देखो 1 अपॉन एप्सिलॉन, सीधे कर सकते हो तुम कि एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट अगर रिलेटिव परमिटिविटी है तो एप्सिलॉन एफ नॉट अपॉन एफ एम, इसका तो उल्टा है, एफ नॉट अपॉन एफ एम, वो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी। आगे समझ में ये, यस सर। ठीक है। किसी को नहीं समझ में आया बोल देना। परमिटिविटी के अपन ने यूनिट पढ़ी ली, अब अपन परमिटिविटी के डायमेंशन और देख लेते हैं, एम एंड टी और परमिटिविटी डायमेंशन देख लेते हैं एक बार। एम एल टी आई, आई क्या है करंट की फॉर्म, टी है टाइम, एल है लेंथ, एम है मास। द्रव्यमान, लेंथ लंबाई, टाइम समय, और करंट विद्युत धारा, इनकी फॉर्म में अपन एक बार डायमेंशन देखते हैं इसकी। तो देखो एप्सिलॉन की जो यूनिट थी वो क्या थी, कूलम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
तो ये न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। मीटर स्क्वायर किसकी है? लेंथ की। तो यहां से फिर लेंथ लिख दो सीधी एल स्क्वायर। और कूलम्ब स्क्वायर है, कूलम्ब स्क्वायर है अपने पास चार्ज की। तो चार्ज क्या होता है अपने पास? Q इक्वल टू आई टी, क्योंकि आई होता है अपने पास Q बाई टी, चार्ज पर टाइम होता है। तो देखो यहां से आई होता है Q बाई टी, तो Q क्या हो गया? आई इंटू टी। तो कूलम्ब स्क्वायर को लिख दो आई स्क्वायर और टाइम का स्क्वायर। न्यूटन को देखो फोर्स, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए। मास अपन को तो लिखना है मास के फॉर्म में, और लेंथ के फॉर्म में, टाइम के फॉर्म में, करंट के फॉर्म में, इसमें लिखना है। तो मास है एम, और ए क्या है अपना? एक्सीलरेशन, त्वरण। तो एक्सीलरेशन क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब ये है लेंथ और ये है, दिख रहा है कि यहां तक तुम्हें? हाँ। दिख रहा है कि नहीं? हाँ, हाँ। लेंथ पर टाइम का स्क्वायर। तो देखो लिख दो कूलम्ब स्क्वायर का हो गया आई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन, ये हो गया एम ए, मतलब मास एम, और इसको लिख दो लेंथ पर टाइम स्क्वायर, लेंथ पर टाइम स्क्वायर। और बाकी बचा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर को अपन ने क्या लिखा? लेंथ स्क्वायर। तो ये टी स्क्वायर देखो यहां से नीचे से क्या ऊपर चला गया, तो टी हो गया 4, और आई स्क्वायर सबसे पहले एम एल टी की फॉर्म में लिखो, एम -1 एल -3, 1 2, ऊपर जाके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, हो जाएगा टी, टी हो जाएगा 4 और आई हो जाएगा 2। तो ये इसकी डायमेंशन, कभी क्वेश्चन आ जाए सीधा डायमेंशन का, तो ये है इसकी डायमेंशन। आ गई समझ में या दोबारा बताऊं? आ गया। ओके। और क्या हुआ? दोबारा बताना है क्या? नहीं। ओके। इसके बाद में देखो टाइम क्या हो गया, एक बार टाइम बताना। 9:52। ठीक है, मतलब टाइम तो हो गया केमिस्ट्री क्लास का। एक बार देखो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ जो आज तुम्हें नोट्स में भेज दी जाएगी। ये चार्ज की यूनिट लिख लो, एक कुलाम, एक तो एक कुलाम होती है, तो कुलाम को अपन स्टेट कुलाम में कन्वर्ट करते हैं, तो 3 × 10⁻⁹ स्टेट कुलाम। एक एक फेराडे होती है कुलाम, एक फेराडे बराबर 96500 कुलाम। और एक एब्सोल्यूट कुलाम होती है, एक एब्सोल्यूट कुलाम। एक एब्सोल्यूट कुलाम बराबर होता है 10 कुलाम। ये चार्ज की यूनिट है। और चार्ज बताओ वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर? सदिश या अदिश? बताओ सब वेक्टर। कैसे है वेक्टर? वेक्टर नहीं है भाई, अदिश क्वांटिटी है टाइम, ये चार्ज है, ध्यान रखना। कभी भी मान लो सीधा क्वेश्चन पूछ ले तो ये है स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये अपन को डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं बताता, अपन को सिर्फ इतना बताता है। चार्ज अपन को क्या बताता है कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है या इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये दो ही चीज बताता है अपन को। इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो उसके पास नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन कम है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी। अब है तीसरी चीज है, चार्ज क्या है? ट्रांसफरेबल। चार्ज इज ट्रांसफरेबल। इसका मतलब क्या है? चार्ज स्थानांतरित हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ये अपन ने किस में देखा था? कंडक्शन में कि चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। अब इसकी बहुत अच्छी चीज है,
ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि चार्ज है ना, चार्ज बिना मास के चार्ज नहीं होगा, और मास बिना चार्ज के हो सकता है। इस पे एक क्वेश्चन करेंगे अपन अच्छा सा। ये देखो, ये कोई चार्ज है, मान लो Q1 है ना, तो Q1 चार्ज है तो इसका कुछ ना कुछ मास जरूर होगा, द्रव्यमान इसका जरूर होगा। बिना मास के कोई चार्ज नहीं होगा। अगर कोई मास है m, तो ये जरूर हो सकता है कि ये पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, मतलब इस पे कोई चार्ज नहीं होगा। ये मास बिना चार्ज के हो सकता है, लेकिन चार्ज बिना मास के नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखना है। और अपन किसी बॉडी को चार्ज करते हैं, ये समझ में आ गई चीज। जैसे तुम देख लो, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन का मास होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.31 इंटू 10⁻⁻31 kg, और इसका चार्ज कितना होता है? 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज का मास तो होता है, लेकिन मास का चार्ज हो ये जरूरी नहीं है। मास का चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसकी एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है, ये छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत काम की चीजें हैं, अलग से लिख लेना है इनको। कभी भी क्वेश्चन आ जाता है इनसे, छोटा सा पता ही नहीं चलता और गलत और हो जाता है। स्केलर वेक्टर है क्या चार्ज? अब देखो, एक चीज है कि अपन किसी बॉडी को चार्ज करते हैं तो क्या होता है, एक बॉडी है तुम्हारे पास, तो तुम इसको चार्ज कर रहे हो। मान लो तुमने क्या इसको क्या किया, पॉजिटिव चार्ज किया। ये बॉडी थी तुम्हारे पास न्यूट्रल, इसको तुमने पॉजिटिव चार्ज कर दिया, है ना? तो इस पे बताओ, इसका मास कम होगा या ज्यादा होगा, डिक्रीज होगा या रिड्यूस होगा, मतलब डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? तुमने एक बॉडी को पॉजिटिव चार्ज कर दिया तो इसका मास पे क्या इफेक्ट होगा, बताओ एक बार, सोच के बताओ। हेलो? कम होगा। कम होगा। और किसी का आंसर अलग है? कम कैसे होगा बताओ? कम होगा, लेकिन कम कैसे होगा? देखो, इस पे क्या है, ये न्यूट्रल बॉडी थी, अपन ने इसको पॉजिटिव चार्ज किया, तो पॉजिटिव चार्ज में क्या होता है कि ट्रांसफर तो इलेक्ट्रॉन का ही होता है हमेशा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो नेगेटिव चार्ज की कमी करके कहीं भी चले गए, तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन गए उनका मास तो क्या हुआ, कम हुआ। इलेक्ट्रॉन का मास क्या हुआ, कम हुआ। अगर अपन किसी बॉडी है, यही बॉडी है मान लो, इसको अपन करते हैं नेगेटिव चार्ज, तो मास क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा मास पे, बताओ? ये अपने पास कोई बॉडी है, इसको अपन ने क्या कर दिया, नेगेटिव चार्ज कर दिया, कंडक्शन इंडक्शन किसी भी मेथड से, फ्रिक्शन कंडक्शन इंडक्शन जो भी है, उससे अपन ने नेगेटिव चार्ज कर दिया। तो पहले इसका मास था m, तो अब इसका मास ज्यादा होगा या कम होगा? m से ज्यादा। ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इस पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आगे। प्लेस में आ गया। हाँ हाँ, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इस पे बढ़ गया, और जितने इलेक्ट्रॉन इस पे आए तो उससे इस पे मास बढ़ गया, और इसका मास क्या हो गया, बढ़ जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि जब पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो मास में कमी आती है, और जब नेगेटिव चार्ज करते हैं तो मास इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है। ये दोनों चीज ध्यान रखना। इसके अलावा और तो क्वेश्चन तो कल करेंगे, टाइम हो गया। एक क्वेश्चन भेजू तुम्हें, एक क्वेश्चन लिख लो यार, तुम लिख लोगे क्या? घर से करके लाना कल प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें समझ में आए तो करके लाना, नहीं आए तो अपन बता देंगे। लिखो,
when a piece of polythene is चलो रहने दो, कल ही कर लेंगे इसको, या फिर करोगे? कर लेंगे सर। ठीक है, तो कर लोगे तो लिख लो, when a piece of polythene is rubbed with wool, हिंदी में भी लिखा दूंगा इसको, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में लिख दो, तो wool a charge of 3.2 into 10 raised to power minus 7 coulomb is developed on polythene what is the amount of mass which is transferred to polythene और हिंदी वाले लिख लो, हाँ एक चीज और लिख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा 9.31 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 31 kg। हिंदी मीडियम वाले लिख लो, जब एक पॉलीथीन को ऊन के साथ रगड़ा जाता है तो पॉलीथीन पर 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 7 कूलम्ब आवेश उत्पन्न हो जाता है। तो पॉलीथीन पर स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान ज्ञात करो। इलेक्ट्रॉन का या आवेश का पॉलीथीन पे स्थानांतरित आवेश लिख लो। सॉरी, पॉलीथीन पर स्थानांतरित द्रव्यमान ज्ञात करो, बस इतना लिख लो। आ गया समझ में क्वेश्चन? यस सर। तो ये तुम्हें कल करके लाना है। और हाँ एक चीज और बताऊं तुम्हें, केमिस्ट्री की क्लासेज है ना, अभी एक सर और आ रहे हैं, अपन 20 तारीख के समथिंग से लेंगे विवेक सर क्लास, आईआईटी मद्रास से हैं वो, तो उनकी क्लास तुम मत छोड़ना। अभी आशीष सर की क्लास है, तो अभी तो तुम आशीष सर की क्लास ज्वाइन करो, फिजिकल केमिस्ट्री चल रही है और समझने की ट्राई करो। जेईई मेन से फिजिकल केमिस्ट्री का बहुत अच्छा पार्ट आता है। अभी नेक्स्ट क्लास है आशीष सर की, और वो आ गए होंगे शायद क्लास में, तो सेम लिंक से ज्वाइन करो। और 20 तारीख बाद में एक सर आ रहे हैं अपने, विवेक सर आईआईटी मद्रास से, तो वो क्लास लेंगे तुम्हारी सॉलिड स्टेट की या फिर जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो उसको ज्वाइन करना ना भूले और अपने दोस्तों को भी बताइए, ठीक है? धन्यवाद भाई लोगों, तुम पधारे, बाय।